हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की। वीकली करंट अफेयर्स में हम 5 मई से लेकर 11 मई तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम जो भी हमने डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सन इन न्यूज, जो भी पर्सन जिस भी वजह से रीजन में थे, फॉर एग्जाम्पल किसी को अवार्ड मिला है या किसी की डेथ हो गई है या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स जो भी इस पर्टिकुलर वीक में रिलीज हुआ है उसे हम देखेंगे। एंड लास्ट में होगा 35 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू। क्लियर? तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक होगा और लास्ट में क्या होगा, हमारा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डन इतनी चीजें। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, ठीक है? तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये है एंड दूसरा ऑप्शन अभी हम देखते हैं और कहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सकती है। इज दैट क्लियर? तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमें क्लियर हो चुका है। अब स्टार्ट करने से पहले दो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। पहली इंफॉर्मेशन है कि मैंने मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टार्ट किया है और सबसे पहले जो मिनिस्ट्री पिक की है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स कवर हो चुकी हैं, ठीक है, विद पीवाईक्यूज। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जरूर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है, पहली चीज। और इन सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है। सेकेंड है 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट, 30 इन 30, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। अगर जिन भी स्टूडेंट ने इन सीरीज को अटेंड किया है तो उन्होंने देखा होगा बहुत ही शानदार क्वालिटी के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, वो जो आपको आरबीआई या आपके बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज 30 इन 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। तो इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगेन पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डन। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिस्कस करनी थी। आइए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है 5 मई। 5 मई को फर्स्ट संडे था मई मंथ का और हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड लाफ्टर डे। पहली बार इस दिन को ऑर्गेनाइज किया गया था इन मुंबई इन 1998। किसने ऑर्गेनाइज किया था? डॉक्टर मदन कटारिया। कौन है मदन कटारिया जी? फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट। थीम क्या रही है? लाफ टुगेदर हील टुगेदर, आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 7 मई। 7 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया। जनरली वर्ल्ड अस्थमा डे जो आपका फर्स्ट ट्यूसडे होता है मई मंथ का, तब हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ओके। एंड 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी सेलिब्रेट किया है एंड पहली बार इस दिन को 15 मई 1996 को हमने मनाया था। ये कुछ दिन है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा काम है भाई पर्टिकुलर वीक में क्या क्या हुआ आपको बताऊं। लेकिन अगली जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे जो भी डेज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप आरबीआई का लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ओके। तो 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो रेड क्रॉस के फाउंडर है हेनरी डुनेंट और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर थीम क्या है? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया गया। थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, embracing progress, equitable and accessible thalassemia treatment for all. And 11th May को पोखरण 2 टेस्ट हुआ था इन राजस्थान इन 1998 इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। That's why 11th May को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1999। ओके, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट पे डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है अबाउट द एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के कल डाउट थे, तो समझिएगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां पर एसएससी, रेलवे, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। हमको उनसे कोई मतलब नहीं, आपको वहां पर एक सेगमेंट देखने को मिलेगा विच इज आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई वाले एरिया में जाना,
जब आप आरबीआई वाले एरिया में जाओगे तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारा अगर आरबीआई का कोई बैच चल रहा है फेज 1 और फेज 2 का, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सेबी के बैच की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जीए फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर एक और सेगमेंट मिलेगा विच इज यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स। यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स में आपको मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, मंथली कंपाइलेशन, पीआईबी न्यूज, ये सारी चीजों की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जब आप आरबीआई वाले सेगमेंट को चूज करोगे ना ऑलिव वुड के एप्लीकेशन में, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं तो वहां पर आपको कई सारे ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, तो आप उन ऑफर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे विच इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इन न्यूज। जो भी पर्सन न्यूज में है उनको हम एक एक करके देखेंगे। जो भी अवार्ड इस पर्टिकुलर वीक में दिए गए हैं हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को। एवरी ईयर सिंस 1997 यूनेस्को जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जर्नलिस्ट हैं जो डिफिकल्ट कंडीशंस में कवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको रिकॉग्निशन देने के लिए एवरी ईयर यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज देता है। और इस साल का ये अवार्ड पैलेस्तीन जर्नलिस्ट को दिया गया है गाजा में या पैलेस्तीन में कवरेज करने के लिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है 77th नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। अब इस कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है वो है पाल्म डियोर अवार्ड। तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में ये अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है मैरियल स्ट्रिप, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा पाल्म डियोर अवार्ड। और इन्हें ऑलरेडी कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में, तो क्लोजिंग सेरेमनी में ये जो पाल्म डियोर अवार्ड है वो स्टार वॉर के डायरेक्टर एंड क्रिएटर जॉर्ज लुकास को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इनका नाम है भावी मेहता। ये है भावी मेहता और इन्हें रिसेंटली ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 मिला है जिसमें 1 लाख रुपीस दिया जाता है। बेसिकली आप ये बुक दिखाई दे रही है, इस बुक का जो कवर पेज है वो इन्होंने डिजाइन किया है। बुक का टाइटल है द बुक ब्यूटीफुल और इस बुक के ऑथर कौन है, प्रदीप सेबस्टियन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है संजय कुमार मिश्रा टू हेड जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए रिसेंटली संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के। इनका जो टेन्योर है वो 4 इयर्स या फिर 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर रहेगा। इनकी जो सैलरी रहेगी वो 2.50 लाख रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। मैं फास्ट चल रही हूँ, रीजन इज दैट कि वीकली करंट अफेयर्स ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, जिससे आपको पूरे हफ्ते में जो भी हमने देखा है थोड़ा सा आपको रिकॉल हो सके, बस है ना। आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, बच्चे कुछ लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हम वीकली पढ़ ले हो जाएगा, डेली देखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बातें करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि यार वीकली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वीकली में तो बस हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं वैसे भी बहुत फास्ट चलती हूँ, वीकली में फटाफट से कंप्लीट करा देती हूँ विद इन 30 मिनट्स। आप देखते हो कि 30 मिनट्स में आपको पूरा वीक कवर हो जाता है। इज दैट पॉसिबल कि हम डेली 30 मिनट्स के वीडियो देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के और 30 मिनट्स में वीकली हम उसको कवर कर लें? नहीं, पॉसिबल नहीं है। और कुछ 1-2 ही सेगमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर पाते हैं, राइट। तो वीकली ओनली फॉर रिवीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से करो, सीरियस होके करो। कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो देखो डेली करंट अफेयर्स मस्ट है। डेली करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं, स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको पता चल जाते हैं, कोई नई टर्मोलॉजी है तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसको आपकी मदद आपके इकोनॉमी के पेपर में भी हो जाएगी, फेज 1 में भी हो जाएगी मदद, और फेज 2 के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ ही लिया कि भाई बताओ ये स्नूफिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना स्पूफिंग होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो आपको नए टर्म्स बेसिकली सीखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड, डेली करंट अफेयर्स ठीक है, अब लेकिन एग्जाम का समय आ गया है। अब एग्जाम में तो यार 6 महीने के करंट अफेयर्स लेके बैठेंगे नहीं, तो तब आपका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप मंथली कंपाइलेशन देखो और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो। मिनिमम, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था 3 मंथ्स इज सफिशिएंट, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि 3 मंथ इज सफिशिएंट। आपको मैक्सिमम
टाइम है तो 8 मंथ और मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मिनिमम 6 मंथ है, इसका करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जुलाई में पेपर होते हैं तो जनवरी से उठाइए और जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट 3 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 3 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई वर्किंग है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तभी उसी कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 3 मंथ का पढ़ लीजिए, यहां से आपका 60 to 65% करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आपने जो पढ़ा है इन 3 महीने में वो आपको याद रह गया है, या आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आ रहा है। नॉट पॉसिबल ना, इसलिए सेफर साइड तो चलना जरूरी है। 6 मंथ का पढ़िए, ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा पीआईबी, तो पीआईबी की जो न्यूज होती है वो फेज 1 के कुछ पोर्शन को कवर करती है और मैक्सिमम ये कवर करती है ईएसआई फेज 2 को। डन, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब कोई भी बच्चा मैसेज करके नहीं पूछेगा कितना पढ़ना है, 3 महीने का पढ़ ले, 2 महीने का पढ़ ले, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कितने महीने का आपको करंट अफेयर्स रेडी करना है। ओके, चलो अगली बात करेंगे यूनिसेफ इंडिया के बारे में। सो यूनिसेफ इंडिया ने रिसेंटली करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है और इनका जो कैंपेन है #ForEveryChild के लिए। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है एंड 1946 में यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ था। एक मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वो कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनके हेड कौन से हैं, इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक काम करती हूँ, रेडी करती हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती। ये है अतानु चक्रवर्ती और इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज अ एचडीएफसी पार्ट टाइम चेयरमैन। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयर बन गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर 2024 to 2027। डन रहती चीजें। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो है पनामा से। पनामा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। पनामा की जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है और वहां की जो करेंसी है वो है बाल्बोआ, ठीक। 5 ईयर के लिए रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं पनामा के, जिनका नाम है जॉर्ज रॉल मिलियोनो। डन। नेक्स्ट अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 लोकेशंस दिखाई दे रही हैं जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग ऑफिसेज हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। तो इसी ट्रेनिंग कमांड के जो कमांडेंट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर बनाए गए हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे हम, मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल टूर्नामेंट। तो मैड्रिड ओपन कहां पर हुआ होगा? मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, तो स्पेन में आपको ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। सो मैड्रिड ओपन मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वितेक ने, और ईगा स्वितेक जो है वो पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। वहीं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो रशिया के प्लेयर है जिनका नाम क्या है? एंड्रे रुवलेव आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल टाइटल। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम कंबाइनली यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है विच इज स्कॉटलैंड। ईडनबर्ग इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है जॉन स्विनी। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के न्यू फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजीव नौटियाल को किया गया है। 1 जुलाई से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही संजीव नौटियाल को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2017 में हुआ था एंड फाउंडर कौन है? समित घोष आपको फाउंडर देखने को मिल जाएंगे। ये कौन है? इनका नाम है मलिका नड्डा जो कि जेपी नड्डा जी की वाइफ है और रिसेंटली इन्हें चेयरमैन बनाया गया है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड 1 मई से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। कब तक रहेगा? 2027 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगले पर्सन है बजरंग पुनिया और हम सभी को पता है ये हमारे एक रेसलर है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को ब्रोंज मेडल भी लाकर दिया था। पर रिसेंटली इन्हें दिसंबर 2024 के लिए 24 तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है बाय द ग्लोबल रेसलिंग बॉडी UWW, मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इनको सस्पेंड किया हुआ है।
अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है इड्रिस डेबी। इड्रिस डेबी जो कि चार्ट के मिलिट्री डिक्टेटर है और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है चार्ट का। और चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक नेशन आपको देखने को मिल जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ, आप देख सकते हैं इनका टेन्योर 6 ईयर का होता है। हमारे देश में 5 साल का होता है, इनके देश में 6 साल का आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। अगले पर्सन है डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर थे सिडबी के। इनको रिसेंटली सीएमडी बनाया गया है एनएसआईसी। एनएसआईसी क्या होता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। और ये जो बॉडी है मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर काम करती है और मिलरत्न कैटेगरी सेकंड कंपनी की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। अगले पर्सन है ध्रुव धनराज जो कि फॉर्मर सीईओ हैं भारत पे के। रिसेंटली इन्होंने अपना पहला वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है एथर्नल कैपिटल और जो टारगेट कॉर्पस है इनका वो 120 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। अगली पर्सन है सुनीता विलियम्स नाम है इनका और ये पहली इंडियन बन गई हैं जो कि 3rd टाइम स्पेस में जाने वाली हैं। पहली बार 2006 में, सेकेंड टाइम 2012 में गई थी स्पेस में और अब 2024 में ये स्पेस में जाएंगी। और अभी तक 322 डेज इन्होंने स्पेंड कर चुके हैं स्पेस में। यहाँ पर नासा का जो अपकमिंग मिशन है स्टारलाइन्स, उसके जरिए ये कहाँ पर जा रही है? स्पेस में जा रही है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो है इंडियन क्रिकेटर और नाम है इनका युजवेंद्र चहल। इनको रिसेंटली गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो वोटर थे उनकी क्वांटिटी कम हो रही थी, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनमें से एक तो आपको युजवेंद्र चहल देखने को मिलेंगे। सेकेंड पर्सन है हरियाणवी सिंगर एमडी देसी रॉक स्टार एंड 3rd नंबर पे नवीन पुनिया देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? वोटर्स इन क्यू। वोटर्स इन क्यू एप्लीकेशन भी गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे वीजा। वीजा एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन 1958 अमेरिका में हुआ था और इनके हर एक कंट्री में इनके ऑपरेशन है। तो कंट्री मैनेजर इंडिया में अपॉइंट किया है वीजा ने किसे? सुजाई रैना को अपॉइंट किया है। अगले पर्सन है सलमान बिन रजाक। सलमान बिन रजाक जो कि उर्दू भाषा के एक जाने माने ऑथर राइटर रहे हैं। ही पास्ड अवे रिसेंटली। इनको 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था और इनकी जो पोयम कलेक्शन है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है उसका नाम है सिकस्त बातों के दरमियान। डन। और लास्ट में ये 2 और पर्सन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस एक फॉर्मूला F1 कार रेसर है, ब्रिटेन और बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर है और रिसेंटली इन्होंने अपना पहला मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। अगले पर्सन का नाम है फ्रैंक शॉन्ट और ये बोइंग कंपनी के बहुत लंबे समय तक मतलब 1986 से लेकर 1996 के तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे। ही ऑल्सो पास्ड अवे। डन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सन थे जो इस पर्टिकुलर वीक में मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो आपके साथ डिस्कस किए। तो आई थिंक आपका रिवीजन तो हो गया होगा कि हाँ कौन कौन से पर्सन हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है विच इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। रिसेंटली 180 कंट्रीज में असेसमेंट किया गया और पाया गया कि किस कंट्री में फ्रीडम, कितनी ज्यादा फ्रीडम है जर्नलिस्ट को या मीडिया को। ठीक है, तो हमारी कंट्री की बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है बट इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इंडिया की अगर रैंकिंग देखते हैं तो इंडिया है 159 नंबर पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 161 थी और इस साल इंडिया की रैंकिंग 159 आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है 159 आउट ऑफ 180 कंट्री बट स्कोर डिक्लाइन हुआ है। लास्ट एडिशन में भारत का जो स्कोर था वो 36.62 था बट अभी जो भारत का स्कोर है वो 31.28 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करूं तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये टॉप 3 कंट्रीज है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और नॉर्वे का अगर आप स्कोर देखेंगे तो नॉर्वे का स्कोर है 91.89 जबकि इंडिया का स्कोर देखिए आधे का आधा भी है 31.28। डन।
इसके अलावा बात करते हैं टॉप 3 कंट्री तो देख लिया, बॉटम 3 कंट्रीज भी देख लेते हैं। तो बॉटम 3 पे आपको देखने को मिलेगा कौन कौन, अफगानिस्तान, देन सीरिया और सबसे लास्ट में है इरिट्रिया। तो बॉटम पे कौन है, इरिट्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। डन। इसके अलावा ये 5 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, 5 इंडिकेशन होते हैं जिसके आधार पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। तो ये 5 पैरामीटर होते हैं जिनके बिहाफ में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करते हैं। टोटल 180 कंट्रीज इसमें इंक्लूड की गई थी और एशिया पैसिफिक एरिया जहां पर हम रहते हैं, तो एशिया पैसिफिक एरिया वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट रीजन है फॉर प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म। इसके अलावा देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट को सिंस 2002 से पब्लिश किया जा रहा है। एंड हमारे जो नेबर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, तो हमारे जो नेबर्स हैं आप देख सकते हैं, म्यांमार 171 पे है, चाइना 172, नॉर्थ कोरिया 177, वियतनाम 174, अफगानिस्तान 178 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है वन मोर रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट, which is released by Henley and Partners and the New World Wealth। बेसिकली टॉप 50 सिटीज जो कि वेल्दीएस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में, उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई है और फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 50 में आपको 2 इंडियन सिटीज देखने को मिलेंगे, विच इज मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई की रैंकिंग आपको 24th पोजीशन पे और दिल्ली आपको 37th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड की वेल्दी सिटीज रिपोर्ट में भारत के 2 शहर हैं, मुंबई और दिल्ली। मुंबई 24वें स्थान पर है, दिल्ली 37th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपको न्यूयॉर्क सिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन वैली एंड 3rd नंबर पे आपको टोक्यो देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर। तो एम्बर ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कौन सी कंट्री है जो अच्छे मेजर्स ले रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के डायरेक्शन में काम कर रही है, या जिस कंट्री में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को जनरेट किया है और उनकी टोटल जो डिमांड है उसका वो कितना % रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। तो इस आधार पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और खास बात यह है कि इंडिया के सोलर पावर जनरेशन लगातार इंक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2015 में इंडिया सोलर पावर जनरेशन के मामले में 9th पोजीशन पे था, बट इन दिस न्यू रिपोर्ट इंडिया अब 3rd पोजीशन पे है और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को। तो यहाँ पर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जहां पर सोलर पावर जनरेशन सबसे ज्यादा है, तो 1st नंबर पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, 2nd नंबर पे यूएसए, फिर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और इंडिया ने ओवरटेक किसको किया है, इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब कितना प्रोडक्शन इंडिया करता है या कितना प्रोडक्शन इंडिया ने इंक्रीज किया है, तो इन 2023 इंडिया ने टोटल इंक्रीज किया है अपना सोलर पावर जनरेशन, वो 18 टेरावाट आवर आपको देखने को मिलेगा। इतना हमने एडिशनल एड ऑन किया है अपने सोलर पावर जनरेशन में। भारत की जो टोटल डिमांड है, हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसका 5.8% हम सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, जबकि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी की कंजप्शन हो रही है उसका 5.5% आपको सोलर जनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि हम जितना भी कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो जाएंगे। कब तक, 2030 तक। ये इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम क्या है, एजिंग वेल इन एशिया, एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना है हमारी कंट्री में ओल्डर पीपल्स के अमंग। ठीक है, तो ओल्डर पीपल के बीच में कितना आप हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहे हो, और इंडिया की कंडीशन काफी खराब है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जब से आयुष्मान भारत को या आयुष्मान कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें अप टू 5 लाख रुपीज तक का मेडिकल कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल भारत जो है वो लो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कैटेगरी में आता है फॉर ओल्डर सिटीजन। हमारे देश में जो ओल्डर सिटीजन हैं, जितने भी ओल्डर सिटीजन हैं उनमें केवल 21% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जबकि हमारे इरडाई का टारगेट क्या है, इरडाई का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो हम इस टारगेट से काफी पीछे हैं। टोटल पॉपुलेशन का केवल 3% पॉपुलेशन ही है हमारे पास जिसके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे केवल 21%
ओल्डर सिटीजन ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि साउथ कोरिया और थाईलैंड ऐसी कंट्री है जहां पर आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डर पॉपुलेशन है, मतलब जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर के अबव है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है और डबल हो जाएगी बाय 2050। तो 2050 तक जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी एशिया पैसिफिक में? आंसर हो जाएगा 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी ऐसे लोगों की जिनका एज 60 ईयर या 60 ईयर के अबव है एशिया एंड पैसिफिक में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 2022 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 3.7 ईयर्स थी, 3.7 ईयर, और ये 2050 तक कितनी हो जाएगी? 4.1 ईयर हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, हम बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में। रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब एवरी 2 ईयर्स में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। एंड रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, जिसका हेड ऑफिस आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। 175 मेंबर नेशन है और इसमें एक मेंबर आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। 1951 में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि किसी भी कंट्री में रेमिटेंस कितना रिसीव हुआ है, किन किन एरिया से या कौन कौन से सोर्सेज है जहां से रेमिटेंस आया है, माइग्रेशन क्या है, भारत में या किसी और कंट्री में माइग्रेशन का लेवल क्या है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में की जाती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा इंटरनेशनल रेमिटेंस है वो 650% इंक्रीज हुआ है। इंटरनेशनल रेमिटेंस 650% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। 2000 में हमारा जो इंटरनेशनल रेमिटेंस था वो $128 बिलियन था, लेकिन 2022 में आप देखेंगे जो रेमिटेंस है वो $831 बिलियन हो गया है। लगभग 650% रेमिटेंस इंक्रीज हुआ है सिंस इंसेप्शन, जब से रिपोर्ट की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, अब इंडिया, तो इंडिया पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में जिसमें रेमिटेंस को $100 बिलियन क्रॉस किया है। ठीक है, और इंडिया का जो रेमिटेंस है वो हाईएस्ट है कितना? $111 बिलियन इंडिया में रेमिटेंस रिसीव हुआ है। इंडिया के बाद मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फ्रांस आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइग्रेंट्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स है वो भारत से ही हैं, जो सबसे ज्यादा आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलेंगे। जॉब करने से, स्टडी करने से या किसी और दूसरे पर्पज से वो दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, और इंडिया में आप देखेंगे 18 मिलियंस लोग हैं जो कि अदर कंट्रीज में बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो डायस्पोरा है या सबसे ज्यादा जो इंडियन जो अदर कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सी कंट्री है? तो यूएई, यूएसए और सऊदी आपको देखने को मिलेगा। भारत के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है रेमिटेंस का वो गल्फ नेशन ही आपको देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया में जो फीमेल ज्यादा इमिग्रेंट है एज कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, गल्फ जो स्टेट है जिसमें आपको कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान देखने को मिलेगा। ये गल्फ डेस्टिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडिया, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए, जहां पे सबसे ज्यादा वर्कर्स जाते हैं जॉब करने के लिए। ठीक है, गल्फ कंट्री में जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं वो कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। इंडिया के बाद इजिप्ट, बांग्लादेश, इथोपिया और केन्या के आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो टोटल आपके माइग्रेंट्स हैं वो कितने हैं? 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, और ये हमारी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3.6% है। नेक्स्ट बात की गई है स्टूडेंट्स के बारे में। इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट ग्लोबली इन 2021 इज 6 मिलियन। मतलब कई बार स्टूडेंट भी तो जाते हैं स्टडी करने के लिए ना, तो 6 मिलियन स्टूडेंट है, जबकि 2001 में 2.21 मिलियंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया कि टॉप 5 रेमिटेंस कौन से हैं कंट्रीज? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस है। सबसे बेस्ट कॉरिडोर या टॉप कॉरिडोर जहां पर माइग्रेशन सबसे ज्यादा, जिस रूट से माइग्रेशन हो रहा है, तो इंडिया से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है यूएई, देन इंडिया यूएसए, इंडिया सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश से इंडिया। ये कुछ टॉप कॉरिडोर है जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट कौन सा है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड कनाडा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द IOM, आप इसे पढ़ सकते हैं। डन। तो इस तरीके से ये हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या इंडेक्स जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने देखी थी वो कवर हो गई हैं।
आई होप रिकॉल हुआ होगा सारी चीजें कि हाँ हमने पहले भी ऐसा कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा मेमोरीज में आ रहा होगा ना। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट? इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का आपको ये कैंपेन देखने को मिलेगा, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। नेक्स्ट है, which bank has partnered with Bangalore-based financial service provider ANQ to unveil 2 new credit card Pi and Fi designed for Indian customer? तो किस बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यश बैंक, ऑप्शन सी। Which bank has rolled out a new facility allowing its NRI customer to make UPI transaction in India using their international mobile number? मतलब अब आपको अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही नंबर से UPI कर सकते हैं इंडिया में। ये फैसिलिटी किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक ने रिसेंटली ये फैसिलिटी दी है। नेक्स्ट है, which of the following has imposed a penalty of 1 crore rupees on Go Digit General Insurance for non-disclosure of change in the conversion ratio of compulsory convertible preference share? अभी CCPS क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। आप बस मुझे आंसर कीजिए कि 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी किसने लगाई है? तो आंसर है ये पेनाल्टी IRDAI ने लगाई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the theme of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2024 recently held in New Delhi? तो ये जो ICDRI की मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, इसकी थीम क्या है? आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलिएंट टुमारो, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेरेमिया मेनेले हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के नए राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं? तो याद करो मैंने आपको यहाँ पे एक सोलोमन आइलैंड के बारे में बताया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन has been conferred with the Green Oscar or Wheatley Gold Award 2024 in May 2024. She is from which state? तो किस राज्य से बिलोंग करती है और इनका ये सेकेंड नंबर का अवार्ड था। 2017 में भी इनको एक बार अवार्ड मिल चुका है, आंसर हो जाएगा आसाम। Pension Department has recently launched an online portal for government retires. What is the name of that portal? कौन सा नाम है? देखिए मैंने इसको भी सिखाया आपको, ऑप्शन नंबर सी, भविष्य पोर्टल। Recently, where was the event titled Localizing the SDG Women in Local Governance in India Lead the Way? इस इवेंट को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो इस इवेंट को बेसिकली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन, इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट? सो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी, फर्स्ट एडिशन है ये। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्लैंक एज अ प्रेसिडेंट GST अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 years। तो 4 सालों के लिए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा को बनाया है, 4 year या फिर 70 year, विच एवर इज अर्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। The index is released by Reporters Without Borders. India at 159 among the 180 countries in the index. Denmark top the index and Syria is at the bottom of the index. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है नॉर्वे ने टॉप किया है और बॉटम पे इरिट्रिया है, ना कि सीरिया। तो ऑप्शन 2। Which company has secured $400 million finance from a consortium of 5 international banks for its under construction solar project of 750 megawatts in Gujarat and Rajasthan? So answer is Adani Green Energy. The Reserve Bank of India has appointed the reappointment of Atanu Chakravarti as a part-time chairman of which bank for 3 years? तो अतानु चक्रवर्ती को 3 सालों के लिए किस बैंक का वापस से पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन डी। Which organization of India organized #PlayTrue campaign to create awareness about the clean sport? तो कौन करेगा ये? डोपिंग को बेसिकली डोपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो आंसर हो जाएगा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। NPCI signed an agreement with which African country for UPI like instant payment services? तो अभी रिसेंटली बैंक ऑफ नमीबिया और NPCI के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नाइजीरिया के साथ भी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, घाना के साथ भी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली।
इन विच कंट्री विल द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज? तो वीमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? बांग्लादेश में। जबकि मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में होगा। ये जो आपका मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए एक एंथम भी रिलीज किया गया है एंड एंथम का नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड इस एंथम को तैयार किसने किया है? तो ग्रेमी अवार्ड विनर है जिनका नाम है सीन पॉल एंड केस। Recently, which country has signed an agreement to connect India's payment system UPI with its country interbank payment and settlement system? तो रिसेंटली ये एग्रीमेंट घाना के साथ साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बूस्ट करने के लिए। Which country will launch the world first compressed natural gas motorcycle in June 2014? तो आंसर क्या हो जाएगा? बजाज ऑटो ने कहा है कि वर्ल्ड की पहली CNG मोटरबाइक लॉन्च करेंगे। Which state government has launched the School on Wheel initiative? तो School on Wheel initiative अनुसुईया उइके ने लॉन्च किया है जो कि मणिपुर स्टेट की आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन डी। Recently, researchers have discovered the world's deepest blue hole named तामजा ब्लू होल इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है कहां पर? आंसर हो जाएगा मैक्सिको में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जोस राउल मुलोने has been elected as a president of which country? आज ही हमने देखा है पनामा is the right answer. Japan has won the men's AFC Under-23 Asian Cup second time by defeating which country? तो किस कंट्री को डिफीट किया है? आंसर है उज्बेकिस्तान को डिफीट किया है। Which team has won the 23-24 Indian Super League title? Indian Super League title one of the prestigious league होती है इंडिया में और इसका फाइनल मोहन बागान और मुंबई सिटी के बीच में हुआ था एंड मुंबई सिटी की विक्ट्री हुई है, ऑप्शन डी। Which country has recently introduced an AI-generated spokesperson named Victoria She? पहली बार कोई स्पोकपर्सन है जो AI बेस्ड है और इसको रिलीज किया किसने? यूक्रेन ने, ऑप्शन डी। यूनिसेफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom as its national ambassador? So answer is करीना कपूर खान। Who has won the Formula 1 Miami Grand Prix title? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल आज ही हमने देखा है, फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, बेल्जियन एंड ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस। वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द मैड्रिड ओपन। बोला जा रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, सो आंसर हो जाएगा पोलैंड से। Who has been named as the laureates of 2024 Guillermo Cano World Press Prize? किसे दिया गया है ये अवार्ड? पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को। Which startup of IIT Madras has launched first India made high performance system on chip? तो पहली बार मेड इन इंडिया इंडिजीनियसली माइक्रो कंट्रोलर चिप को लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास का एक इंक्यूबेटर है जिसका नाम क्या है? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीजा हैज अपॉइंटेड whom as the country manager for India? सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका सुजाई रैना, ऑप्शन सी। Indian Coast Guard has signed an MOU with which company for the supply of indigenous marine grade steel? तो यहाँ पे सप्लाई के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिनकुल्ला टनल इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन ऑफ इंडिया? तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, मतलब लाहौल वैली एंड जास्कर वैली को कनेक्ट करती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिरोल लाओ पैसे पाओ कैंपेन? तो ये किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ऑप्शन डी। एंड दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द थॉमस एंड ऊवर कप। तो थॉमस एंड ऊवर कप के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट है China has won the Thomas Cup title and it was the 11th title win for China. Uber Cup is related to the badminton. The Chinese women team defeated Indonesia to win the Uber Cup for the 16th time. And 2024 Thomas and Uber Cup was played in the Chinese city Chengdu. कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द Uber Cup and Thomas Cup and all are correct. ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। And this is question of the day. As per the recent direction from the RBI, which of the following are correct with regard to eligibility criteria for a small finance bank to transition into the universal bank? पहला है schedule status with a satisfactory track record for performance for the minimum period of 5 years. Share of the bank should have been listed on the recognized stock exchange and having a minimum net worth of 100 crore rupees as the end of the previous quarter.
ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो 1330 सीरीज चल रही है ना, ये उसका क्वेश्चन है। तो जब आप 1330 सीरीज देखोगे तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।